अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है आपके चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जिनको समझने के बगैर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं था हो सकता, वो सारा कुछ जो है हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। अभी हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने जो है वो डिडक्टिव प्रूफ्स फाइंड आउट करना है हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सिंपली हमने ये प्रूव करना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास तकरीबन 3 पार्ट हैं। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स के हमने जो है वो रूल्स के मुताबिक जाके इनको सोल्व करना है, और सिंपल लास्ट में ये बात हमने जो है वो लेकर आनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आए। ठीक है, देखने को तो बहुत आसान होगा, इस वैसे है भी ये बहुत आसान, लेकिन इसमें बस एक चीज़ टफ होगी जो कि आपको रूल्स याद रखना पड़ेंगे, साथ साथ बताने पड़ेंगे कि अब हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है और अब हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहला पार्ट है। ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ओके, x-4 इंटू स्क्वेयर प्लस 9। अब इसका जो है इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आ रहा है, और यही हमने प्रूव करना है। तो इन तीनों पार्ट्स में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब ये देखो, हमें पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर स्क्वेयर है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 दफ़ा है ना। हम इस पे जो है वो डायरेक्ट कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि हम तो फार्मूला भी लगा सकते हैं a-b होल स्क्वेयर वाला, लेकिन आपने रूल के मुताबिक जाना है, फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर दो बेस सेम हो ना तो उनकी जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। तो अब बेस सेम है, मतलब इनकी पावर 2 है, तो अगर हम इनको 1-1 में कर दें, ये 2 टाइम है, इसको हम अलग-अलग करके लिख दें तो 1 और 1 प्लस होकर दोबारा 2 बन जाएगी ना। एक ये हमने रूल लगा दिया कि हमने ये रूल अप्लाई किया, मीन्स टू से कि ये वैल्यू 2 दफ़ा है, स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम है, तो हमने उसको सिंगल टाइम लिख दिया। ठीक है, ये +9 साथ वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखें, जब हमने पेयर्स बनाने होते हैं तो पेयर्स में हम यही करते हैं, मतलब अब पहले हमारे पास ऐसी वैल्यू होती थी, इसको पेयर्स बना के हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने इनको 2 दफ़ा लिख लिया। अब लिखने के बाद ये वाला x जो है वो इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये वाला 4 जो है वो इस सारी वैल्यू, यानी कि ये x भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर हमने वही लिखा है, x मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई x-4, -4 मल्टीप्लाई x-4, और ये +9 फिर वैसे ही। अब यहाँ पर हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्या किया है? राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, कि राइट साइड वाली जो वैल्यू थी उसको हमने अलग-अलग जो है वो डिफाइन करके लिख लिया है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी और कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर हो गया। अब हमने जो है इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x मल्टीप्लाई x आ गया, x मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई x, और 4 मल्टीप्लाई 4। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हमने जो है इसका आंसर लिखना है। इन क्वेश्चंस में आपने डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर फिर हमने लिखना है कि ये जब भी हम नया स्टेप करेंगे कि ये कौन सा हमने ला प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन था, अब यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव करना है। ठीक हो गया। अब कम्यूटेटिव में हमारे पास ये 2 वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। अब ये देखो ज़रा, x हुआ तो x स्क्वायर आ गया, ये 4x आ गया, साथ माइनस है, ये माइनस वैसे ही 4x आ गया, 4 × 16 और ये 9 आ गया। तो ये रूल कौन सा आ गया आपके पास? कम्यूटेटिव। ठीक हो गया। अब ये x स्क्वायर वैसे ही है, अब इनमें से हमने जो है वो x कॉमन ले लिया, ये डॉट है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस इधर अंदर ब्रैकेट में बच गया, ये 4 जब माइनस बाहर गया है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो अंदर फिर प्लस आ जाएगा। समझ आई? और ये इन दोनों के साथ एक्स था तो वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। बात करने का मकसद ये है कि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और मैंने एक्स भी कॉमन ले लिया। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से एक्स, तो अंदर बच गया 4 + 4। ठीक है, जौन सी वैल्यू आपको ईजी लगती है आप इन दोनों में से वो कर सकते हैं।
अच्छा जी, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ये 8x आ गया, ये 25 और ये एक्स स्क्वायर। तो हमने यही तो फाइंड आउट करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। ऑलराइट, तो ये हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी के जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 एंड 3, उनको भी हमने ऐसे ही करना है। बहुत आसान है, बस याद रखना है कि कौन सा स्टेप हम अप्लाई कर रहे हैं। अब सेम पार्ट नंबर 1 की तरह जो पावर 2 में वैल्यूज़ है ना, उनको हमने सिंगल टाइम करके लिखना है। यानी कि ये x+1 2 टाइम है, हमने इसको कर दिया 2 दफ़ा करके लिख दिया। ठीक है, ये x-1 की पावर 2 है, तो इसको भी हमने 2 दफ़ा करके लिख देना है। और जब हम 2 दफ़ा लिखते हैं तो हमारे पास जो वो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ जाती है, वो x.x इक्वल x। मतलब हम अगर कोई वैल्यू है ना, उसके ऊपर पावर है, तो उसको हम सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यानी कि उसको एक जो वैल्यू के ऊपर स्केयर है, यहाँ पे जितने जो भी लिखा आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लिखा आता है या 4 लिखा आता है, तो हम अपनी ये वैल्यू को 3-4 टाइम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये कि आपस में मल्टीप्लाई हो। तो ये दोनों ब्रैकेट के दरमियान में मैंने कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा जी, हमारा ये स्टेप हो गया। अब सेकंड पे हमने करना है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। ठीक है, RDL का मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू को हमने जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू 2 टाइम लिखी हुई थी, तो हमने ये पहली ब्रैकेट की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और सेकंड वैल्यू को भी फिर द सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज हमारे पास 2 टाइम है, हमने वही काम करना है। इस x को ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर हमने ये एक ब्रैकेट लगा दी ताकि पता चले ये आगे सेपरेट मटेरियल है। ठीक है, ये माइनस हमने बाहर लिखा रहने दिया, इस x को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये -1 को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला में हम क्या करते हैं, हमने राइट वाले वर्ड को अलग-अलग हर वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना होता है। और जी, अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना, बस ये बताना है कि कौन सी वैल्यू कैसे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x1 के साथ, यहाँ पर x1 के साथ और 1 के साथ, फिर ये माइनस आ गया। और ये ब्रैकेट आपने रिमूव नहीं करनी, क्योंकि ये माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज करेगा, इसलिए आपने फिलहाल ब्रैकेट के साथ इसका आंसर लेके आना है। फिर लास्ट पे जाके हम इसका जो माइनस है वो क्लियर कर लेंगे। एक्स को, फिर ये एक्स और ये एक्स को इस माइनस के साथ भी, फिर ये -1 एक्स के साथ हो जाएगा, और फिर -1 के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हो गया, ये हमने रूल कर लिया। अब इसके बाद हम फिर कम्यूटेटिव पे आएंगे। कम्यूटेटिव पे क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हमारे पास 1x आ गया, 1x + 1, और ये ब्रैकेट के अंदर भी सेम आंसर आ गया, x स्क्वायर -1x + 1। ठीक है, ये कौन सा रूल आ गया, ये कम्यूटेटिव आ गया। अब यहाँ पर अब हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है। ठीक है, अब वो मैं आपको बताती हूँ, LDL का मतलब होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब पहले इनको जो है इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन लेने के लिए, या इनमें से हमने पहले भी जब पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, तो उसमें भी हमने दरमियान वाली वैल्यूज जो थी उसमें से वेरिएबल को कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, x स्क्वायर + 1 + 1, और इनका ये जो x है उसको साइड पे कॉमन ले लिया, और ये +1 वैसे का वैसे ही। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मटीरियल है, इसको भी हमने सेम यही रूल इस पर अप्लाई किया, x स्क्वायर बाहर ले लिया, ये x के वैसे लिखा, माइनस भी लिखा। अब देखो, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 + 1, और वेरिएबल को हमने साइड पे कॉमन ले लिया, +1 हमने साथ वैसे लिखा। अब इसको जो है हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला कर लिया है, तो इनको सिंपल वे में जाके जो है अब हमने इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो कुछ ये हो रहा है वो काम कर देना है। एक्स स्क्वायर 1 1 2 आ जाएगा, साथ ये एक्स है, +1 आ गया, ये माइनस है। एक्स स्क्वायर 1 1 2 आ जाएगा, साथ ये माइनस, साथ एक्स आ गया, +1। ठीक है, सिंपल जैसे वैल्यूज को हमने अरेंज करना होता है ना, वैसे हमने इनको अरेंज कर लिया है। अब ये जो माइनस है ना, इसकी ब्रैकेट खत्म करनी है, और इस माइनस को अंदर हमने अलग अलग हर वैल्यू को दे देना है, जिसका साइन चेंज होगा वो चेंज कर देना है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस, ये जो सेम वैल्यूज है ना उनको हमने इकट्ठा लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x + 2x एंड +1 एंड -1। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 2 बचा, 2 2 4x आ गया। तो हमने तो यही फाइंड आउट करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, कि ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू आए 4x के। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 4x। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली। अब जी पार्ट 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 में भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वैसे ही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है,
ऑलराइट जी। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी जो पावर थी उसको हमने सिंगल टाइम करके लिखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में इनको सिंगल टाइम करके लिखा, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाया हमने, यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम लगाया कि एक्स एम मल्टीप्लाई एक्स एन इक्वल टू एक्स एम प्लस एन, ठीक है। कि दो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर जो प्लस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने जब इनको अलग-अलग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया है। और अब उसी तरह जो है वो हमने इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है, एक्स को इस दोनों के साथ, फिर 5 को इन दोनों के साथ। यहाँ पर भी एक्स को ये ब्रैकेट जो है माइनस के बाहर ही आप माइनस लिख के फिर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अगर माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस फिर मिक्सअप हो जाएगा और फिर कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह -5 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने अलग अलग सारी वैल्यूज़ लिख देनी है जो जिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। ये जी यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, हमने कम्यूटेटिव लॉ परफॉर्म किया है, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया 5x 5 25 सेम यही काम यहाँ पर किया। अब जो है हमने इनमें से जो है वो कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब हम कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक हो गया। अब ये देखिए दोनों में 5 था, तो सेम जैसे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं और वेरिएबल जो है हमारा ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, यही काम यहाँ पर किया। माइनस भी कॉमन ले लेंगे और वेरिएबल को बाहर लिख लेंगे ताकि दोनों में सेम वैल्यू बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 5 10x आ गया, यहाँ पर -10x आ गया। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस को अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब जो हम इस स्टेप के बाद करेंगे, ऑलराइट। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए मैं सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा जो है इक्वल की इस साइड पे ले, कुछ वैल्यू इक्वल की इस साइड पे थी ना, नहीं ये सारी इधर ही थी, ठीक है, सॉरी। अब जो है हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर वाली एक साथ कर लेंगे, 10x वाली एक साइड और 25 एक साइड पे आ जाएगा। ये माइनस प्लस 25 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास 20x बचा, ठीक है। अब वो 20x को चाहे तो आप ऐसे भी कर लें, ये जीरो कैंसिल हो गए तो यहाँ पे जीरो बच गया, कैंसिल हो गए तो जीरो बच गया। इन दोनों में से x ले लें, पीछे 10 बच गया, तो फिर भी इसलिए मल्टीप्लाई होकर आपके पास 10x कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये स्टेप आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, खाली ये 10 और 10 कितना हो गया 20x। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो है जी हमारे पास x + 5 जो है वो किसके इक्वल आए 20x के। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो परफॉर्म कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हमने लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, ठीक है। ये भी हमने सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स किए ना वैसे ही करने हैं, बस यहाँ पर क्या है कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमने जो वैल्यू है ना जो कि वहाँ पे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है उसको साइड पे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक तो हमने यहाँ पे नीचे था हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4 + 16x/4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को जो है वो सेपरेट करना है और ये जो हमने ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो रूल अप्लाई होना है वो ये वाला होना है कि हम 1/a/b को जो है वो 1/b × a के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही हमने काम यहाँ पे जो है अप्लाई किया है कि जो 4 था इसको हमने 1/4 की फॉर्म में लिख लिया, ये जो ऊपर वैल्यू थी इसको साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस 16 को जो है हमने 4 में बनाया क्योंकि 4 से क्या होता है 16, ताकि हमने इसको 4 इसलिए क्रिएट किया है कि इन दोनों में से फिर 4 को हम यहाँ पर कॉमन ले सकें, ठीक है। और यहाँ पर हमने जब 4 को 4 पर मल्टीप्लाई करवाया 16 बनवाने के लिए तो वो हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन लॉ, राइट हो गया, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब इन दो ये देखें, अब ये एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक और ये एक वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू में से हमने 4 को कॉमन ले लिया और वो बाहर 1/4 के साथ आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरे का पूरा 4 जो है हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर ये नहीं था x, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया, यहाँ से ये सिंगल 4 जो है बाहर लिख दिया तो यहाँ पर ये 4x बच गया, ठीक है। वैसे भी 4 और 16 में से
4 कॉमन लें तो यहाँ पर 4 बचता है, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने साथ साथ लास्ट को बताना है, डिफाइन करना है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है अप्लाई करना है कि दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर देंगे ना, ये अलहदा हो जाएगी और ये अलहदा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करके ये वैल्यू बना ली। अब यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ प्रोवाइड करना है, जिसको प्रूव करना है उसको अप्लाई करना है कि ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पीछे 1 बच जाएगा। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। अब ये देखिए 4 4 से कैंसिल होकर पीछे 1 बच गया और ये वैल्यू थी। हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास अब मल्टीप्लाई करने वाला काम जब भी आता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हुआ है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई है ये अब आई है एसोसिएटिव लॉ की। यहाँ पर हमने जो काम किया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये जो हमने एक दूसरे के साथ ये 4 को मल्टीप्लाई करवाया है, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ था। ठीक है, सबसे पहले जो हमने रूल अप्लाई किया है वो हमारे पास A/B वाला था। क्लियर। अब यहाँ पर जब हमने 4 को 4 से कैंसिल कर लिया, यानी कि ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 4 के साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो इसका मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा हो वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। क्लियर हो गया। अब फाइनली जो हमारे पास हमारा आंसर आया वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर अगेन हमारे पास वही आ जाए तो वो आइडेंटिटी होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसलिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1 + 4x हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने यहाँ पर राइट पे यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसी तरह इसके जो अगले 2 पार्ट्स हैं उनको भी हमने ऐसे ही सोल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है, इसको हमने राइट के इक्वल लेकर आना है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट को लेंगे और स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन कौन सा हम जो है ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसके मुताबिक इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने कोफिशिएंट और वेरिएबल को ना अलग-अलग जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और वो ये वाला कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव जो है वो हमने रूल अप्लाई करना है, A.B = A.B। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे x² था, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम x है, तो x × x प्लस 18 है, तो यहाँ पे 6 है। तो अगर हमने यहाँ पे भी 6 बनाना चाहे तो 6 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे कि हमारे पास 18 आता है, तो 6 3 18 होता है ना 6। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि हमने 6 ही क्यों लिया, तो बेटा देखें क्योंकि यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी हमें 6 चाहिए, इसलिए हमने 6 का टेबल पढ़ा और 18 देखा वो 3 पे आता है, तो इस तरह हमने 18 की जगह पे 6 और 3 बना लिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3x को हमने अलग किया और यहाँ पे 27 था। क्लियर। 27 को हमने 3 के टेबल में पढ़ना है कि कहाँ पे आता है, 3 का ही टेबल क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी सेम वैल्यू आ जाए। तो 3 9 से क्या आ गया 27। क्लियर हो गया। अभी इनमें से जो सेम वैल्यू उसको कॉमन ले लेना है। ये देखें 6x और ये 6x, इसको हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास वैल्यू बचेगी x + 3। क्लियर। और यहाँ से हमने ये 3 कॉमन लिया, जो सेम होनी है उसी वैल्यू को हमने साइड पे लेके आना है। इनमें से 3 हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बचा x² - 9, तो ये हमने कॉमन लिया ना यहाँ पर, तो ये क्या हमने किया, ये हमने कॉमन फैक्टर्स जो है वो अप्लाई किया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे 3 6 था, यहाँ पे खाली 2 रह गया, तो हमने कैंसलेशन की है। तो ये जो हमारे पास अमल आया है ये कैंसलेशन लॉ का आया है कि हमने 3 1 3 कर दिया और 3 2 6 कर दिया और हमारे पास बच गया 2x। तो ये हमने कैंसलेशन लॉ जो है वो अप्लाई किया है। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए हमने इसको फॉर्मूले की शक्ल में क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये x² तो हमारे पास है, तो अगर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दें तो दरमियान में ऑलरेडी माइनस है, तो ये हमारे पास a², देखिए मैं लिखा हुआ है a² - b² = a + b एंड a - b की फॉर्म में आ सकता है। ये फॉर्मूला हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, चैप्टर 1 में भी, चैप्टर 4 में भी, और भी हर जगह जो है वो यूज़ होता रहता है, तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला आपको आता होगा। तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो हमारे पास अब अगेन जो है यहाँ पर ये आंसर कैसे आया है, वो कैंसलेशन लॉ से आया है। कैसे, अब ये देखिए ये +3 वाली वैल्यू +3 वाली वैल्यू से कैंसिल होगी, पीछे हमारे पास बच गया 2x एंड x - 3। तो जहाँ पर कैंसलेशन होगी वहाँ पर हम कैंसलेशन लॉ लिखेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाईगा उसके साथ फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर भी कैंसलेशन लॉ था, यहाँ से हमने कॉमन लिया था, सिंपल कॉमन फैक्टर कर दिया, और यहाँ पर हमने बताया है कि जी A.B = A.B ही होता है। क्लियर हो गया। ये हमने पार्ट 2 भी जो है वो भी फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, तो उसको भी सेम जैसे पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। क्लियर।
सबसे पहले जो है हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ होती है तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। अब 3 वैल्यूज़ हैं तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजिंग पे जाना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का थोड़ा बहुत जो है वो काम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइजिंग हमें पता है, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 10 को जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 10 1 10 ही आएगा। अब हमने एक ऐसा जो है यहाँ पर जो है पेयर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आए। ये फैक्टराइजिंग आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, सेम वही काम हम करेंगे इधर भी और इधर भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फैक्टराइजिंग लिख दिया। अच्छा जी, अब हमने किया 5 2 10 होता है और 5 और 2 7 होता है, तो परफेक्ट पेयर हमारे पास बन गया है। नीचे वाली वैल्यू को भी हमने पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और माइनस करो तो 3 आए। तो हमने 5 2 ही लिखा। यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू प्लस की लिखी क्योंकि 5 और 2 को प्लस किया जाए तो हमारे पास 7 आ जाता है। और यहाँ पर -5 और 2 किया है ताकि 5 में से 2 जाए तो हमारे पास -3 जो है वो आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये फैक्टराइजिंग हो गई है। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करनी है। आइडेंटिटी से मुराद के मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, तो इसी को बस जो है वो आप ये समझ लो कि थोड़ा खोल कर लिखना है, वाज़ह करके लिखना है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो कोएफिशिएंट अलग कर लेने हैं अपने, कोएफिशिएंट और जो वेरिएबल है वो अलग कर लेना, और जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को उनको भी सेपरेटली जो है वो आपने लिख देना है। x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, मतलब ये जो दो वैल्यूज़ है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, और 10 को आपने 2 मल्टीप्लाई 5 करवा देना है। अब यहाँ पे हमने 2 5 ही क्यों किया, हम 10 1 भी 10 कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 भी ऑलरेडी था, तो इसलिए हमने इसको 10 को 2 5 की शक्ल में क्रिएट किया है। नीचे भी सेम यही काम किया। और अब हमने टेकिंग कॉमन करना है कि इन सब वैल्यू में से जो चीज़ कॉमन आएगी उसको कॉमन ले लेना है। अब देखिए इन दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, पीछे यहाँ पे ये x बच गया और ये 5 बच गया, तो लिख दिया एज इट इज। इन दोनों वैल्यू में से ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x प्लस 5 जो है वो एज इट इज बच गया। यही काम नीचे वाली ब्रैकेट में जो है अप्लाई करेंगे। इनमें से x कॉमन, पीछे x माइनस 5, इनमें से 2 कॉमन, पीछे x माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद अब हमने जो है वो दोबारा टेकिंग कॉमन करना है कि इनमें से और जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही है उसको लेकर आएंगे। कि फैक्टराइजिंग में हम क्या करते थे, जो सेम ब्रैकेट होती थी उसको 1 टाइम लिख देते थे, और जो बाहर वैल्यू होती थी उसको भी एक दफ़ा ब्रैकेट में इकट्ठा कर देते थे, ठीक है। यही काम हमने नीचे वाली वैल्यू पे भी अप्लाई करना है कि ब्रैकेट सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाहर वाली जो वैल्यू है उसको भी एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्लोज कर देंगे, तो x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर अगेन हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऐड की है। कैसे, यहाँ पर x था, ठीक है, अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऐड की है। ये देखिए x प्लस 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, x प्लस 5 बाय x माइनस 5, तो डेट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमने प्रूव करना था कि x प्लस 5 बाई x माइनस 5 के इक्वल आए, x प्लस 5 बाई x माइनस 5। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज x इज एन इंटीजर देन x इज ओड देन 9x प्लस 4 इज ओड। अच्छा जी, सोचें आप, ये जो है चीज़ लेट कर लें कि x जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है जिसमें से x जो है वो ओड भी है और x की जो वैल्यू ये है nx प्लस 4 ये भी ओड है, ठीक है। ये थोड़ी सी उन्होंने इतनी स्टेटमेंट दे दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीधा सॉल्व पे जाते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास इंटीजर भी है और ऑड नंबर भी है, तो जब हमारे पास ऑड नंबर की बात की जाती है तो हमने 2k के साथ +1 भी ऐड करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरी में भी था कि जब भी आप ये बात याद रख लें कि जब भी ऑड नंबर की बात होगी तो हम 2k के साथ +1 ऐड करेंगे, और जब इवन नंबर की बात होगी तो हम 2k ही लिखा रह देंगे, उसके साथ +1 ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास, ये हमें पता है, ये हमने अपने पास से वैल्यू लिखनी है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 9x प्लस 4। अब ये जो x है, इस x की जगह पर हमने 2k प्लस 1 जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर 9 के साथ x था, x जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 2k प्लस 1, और प्लस 4 साथ वैसे ही लिखा रहने दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, और ये 4 साथ वैसे ही आ गया। 9 और 4 कितना आ गया, 13। अब इसका जो रीज़न लिखेंगे हम, जो इसका कंक्लूजन पार्ट आएगा, जो इसका बेसिक आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा कि 18k जो है वो इवन है। वो कैसे बना, वो 2 को 9 पे मल्टीप्लाई करने से बना। और जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा, हमें पता है जब भी इवन और ऑड नंबर को प्लस किया जाए तो आंसर हमेशा ऑड आता है, ठीक है। 2 इवन नंबर को प्लस किया जाएगा तो आंसर इवन आएगा, 2 ऑड नंबर को प्लस किया जाएगा तो आंसर इवन आएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक जो वैल्यू है
वो एक इवन हो और एक ओड हो, तो आंसर हमेशा जो है वो फिर ओड ही आएगा। तो इसलिए फिर हमने कहा कि इसका जो सम है वो क्या है, ओड इज ऑलवेज ओड। क्लियर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन इसके पार्ट 2 पे मूव करते हैं। पार्ट 2 है इसका, सपोज x इज एन इंटीजर इफ x इज इवन। अगर x हमारे पास इवन है तो सेम वही काम करना है, x एक इंटीजर है और जब ये x इज, अब देखें उन्होंने पूछा कि अगर x इवन है तो, अगर x इवन है तो हमने फाइंड आउट करना है कि x इवन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पास जो x है वो इवन है, उन्होंने पूछा कि क्या ये x इवन है। तो यहाँ पर हम इसको ओड रख के सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ओड की वैल्यू क्या है, 2k + 1। इसी वैल्यू को लेंगे जो हमारे पास इक्वेशन थी 7x + 5 थी। ये x की जगह पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 14k + 12 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर अगर हम कॉमन लें 2, किसी भी वैल्यू में 2 कॉमन आ जाए या ये वाली वैल्यू हमें देखकर भी पता चल रहा है कि ये इवन है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। वैसे फिर भी अगर हम ले भी लें, हमें पता है अगर किस चीज़ में कॉमन आ जाए 2 तो वो इवन होती है, अदरवाइज हमें देखने से भी पता चल रहा है ये इवन है। तो ये वाली भी इवन है। तो जब 2 वैल्यूज इवन होंगी, अभी भी मैंने आपको बताया ना कि कोई सी 2 वैल्यूज इवन हो तो उनका सम क्या आता है, हमेशा इवन आता है। तो इसकी कंक्लूजन में हमने यही लिखना है कि 14k जो है वो इवन है और 12 भी इवन है, तो इसका जो सम है वो भी क्या होगा, ऑलवेज इवन। प्रूव हो गया। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन 12 के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन शो डैट। अब ये देखें उन्होंने कहा है कि x अगर आपके पास ऑड नंबर है तो इस इक्वेशन को बताएं कि ये क्या ऑड है। तो इसको ऑड बताने के लिए हमने जो है वही अपनी ऑड वाली स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। ऑड वाली स्टेटमेंट हमारे पास था 2k + 1। ये हमने हमेशा जब ऑड की बात हो रही होगी तो हमने जब ऑड की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में तो हमने हमेशा यही वैल्यू लेनी है, ठीक हो गया। और हमें पता है x जो है वो इंटीजर है। अब ये वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू में जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। यहाँ पर इसका x² आ जाएगा और यहाँ पर हमने a + b² वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक हो गया। 2 का k² आ जाएगा, 4k², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये फॉर्मूले का 2, पहली ब्रैकेट 2k और दूसरी वैल्यू 1। क्लियर। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 = 8k, 4 1 = 4, माइनस प्लस माइनस और 6 8 वैसे ही आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, ये सारी वैल्यू वैसे लिख लेंगे, 2 2 = 4k, 4k² + 1 वैसे ही आ गया, -8k एंड 6 में से 4 निकालो तो 2 आ गया। क्लियर। 4k² वैसे ही लिखा हमने। अब ये देखो ये 8k है, ये 4k है, तो 8 में से 4 निकालो तो 4 आ जाएगा और साइन पर आइए बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा -4k। 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 वैल्यूज तो इवन आ रही हैं और जब इनको प्लस किया जाएगा 3 में, 3 एक ऑड नंबर है तो फिर इसका क्या आंसर आएगा। आपने सिंपल इसकी कंक्लूजन में लिख देना है कि सिंस ये जो 4k है उसमें अगर कॉमन लें तो 2 कॉमन आ जाता है, तो जिस वैल्यू में भी 2 कॉमन आ जाए वो हमारे पास इवन होती है। और ये जो 4k है इसमें से भी कॉमन लें तो 2 आ जाता है। वैसे देख के भी पता चल रहा है ना कि 4 इवन है, 4 इवन है, तो ये दोनों वैल्यू जब इवन है तो ये क्या होंगी, दोनों इवन होंगी। मगर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ऑड नंबर के साथ तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, ऑड। क्योंकि मैंने आपको एक बात पढ़ा दी है कि इवन नंबर को जब भी ऑड नंबर के साथ प्लस करेंगे तो उसका आंसर ऑड ही आएगा। ठीक है, ये बात आपने इतनी सी याद रखनी है। तो चाहे ये दोनों इवन है लेकिन इनमें जब 3 प्लस करेंगे ऑड नंबर तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। क्लियर। पार्ट बी है इसका, वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है इफ x इज एन इवन, अगर x हमारे पास इवन है और इंटीजर भी है, शो डैट दिस। अब जैसे जैसे हमने इसका ये पार्ट ए किया सेम टू सेम वैसे ही हमने इसको करना है, लेकिन वहाँ पर ऑड नंबर की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर इवन नंबर की बात की जा रही है। तो जब ये इवन नंबर की बात की जा रही है तो इस इवन की जगह पर हम अब x = 2k लिखेंगे। +1 जो हम करते आ रहे थे वो अब नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है। इवन में हमने +1 ऐड नहीं करना। हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2k ऐड कर देना है। 2k का स्क्वायर आता है 4k², 2 2 = 4k और +4 आ गया। अब एक कॉमन सी बात है, हम देख सकते हैं 4 भी इवन है, 4 भी इवन है और 4 भी इवन है। जब सारी वैल्यूज इवन है तो इन सबको आपस में प्लस किया जाएगा तो आंसर क्या आता है, हमेशा इवन ही आता है। और दूसरी बात, अगर हम इसको कॉमन लेके भी चेक करें तो इन तीनों वैल्यू में से 2 कॉमन आ सकता है। किसी भी वैल्यू में से 2 कॉमन आ जाए तो वो हमेशा इवन ही होता है। तो हमने लिखा है कि इज एन इवन नंबर और ये जो इसकी इक्वेशन आई है वो भी क्या है, इवन।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि कोई से दो जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स आ जाए। दो नॉन एम्प्टी सेट इन्होंने दिए हैं ए और बी के। अब वो क्या है, ये एक डी मॉर्गन्स लॉ का रूल लिखा हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में। तब यहाँ पर ये रूल दिया गया। अब इस जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है हमने, 1 2 3 कोई नेचुरल, कोई प्राइम, कोई इंटीजर नंबर। सिंपल इसी इक्वेशन को लेके हमने सॉल्व, इसको हम जो है वो लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास लेट है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटू कम्प्लीमेंट। क्लियर, क्योंकि हम कम्प्लीमेंट को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम x को जो है वो कम्प्लीमेंट के इक्वल रखेंगे। इसको जो है ये वाले जो हमारे पास पार्ट्स थे इंटरसेक्शन वाले, यूनियन वाले, इनको मैंने अपनी थ्योरी में नहीं था समझाया, तो मैं अभी आपको बता दूं। जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो आपकी इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 13, सेम लाइक ये हमारी एग्जाम्पल है। तो चाहे हम एग्जाम्पल समझ लें या चाहे क्वेश्चन समझ लें, तो हमें इस पार्ट की समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। यानी कि यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन बस बताई हुई है, जो कि एग्जाम्पल ये हमारे क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो बताया हुआ है वो क्वेश्चन के ऊपर रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कब होगा, जब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जब हमने एक्स को लेट किया है कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो इंटरसेक्शन के पार्ट को बिलोंग कर रहा है, तो इसको जब हम सिंगल विदाउट कंप्लीमेंट के, ये कंप्लीमेंट था ना, तो विदाउट कंप्लीमेंट जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या वो हमारा एक्स को बिलोंग करेगा? नहीं ना करेगा, तो इसके ऊपर हम नॉट डाल देंगे। इसी तरह हमने जो सिंगल हमारे पास विदाउट कंप्लीमेंट ए है वो भी एक्स को बिलोंग नहीं करेगा, और विदाउट कंप्लीमेंट बी भी एक्स को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो कंप्लीमेंट वाली है। तो अगर ये पूरी ब्रैकेट विद कंप्लीमेंट एक्स को बिलोंग कर रही है, तो सिंगल वैल्यू, सिंपल वैल्यू विदाउट कंप्लीमेंट एक्स को बिलोंग नहीं करेंगी। तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट पे। तो ए कंप्लीमेंट एक्स को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को बिलोंग करता है। यहाँ पर बी भी जो है वो एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो हमने कह दिया कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है डेफिनेटली ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को भी, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर लेट कंप्लीमेंट वाली वैल्यू की है। क्लियर, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूज को वो बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को बिलोंग करेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको जो हमने सोल्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बट एक्स इज एनी ऑर्बिट्रेरी नंबर। ठीक है, एक्स कोई भी ऑर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। अब दोबारा हमने अपना क्वेश्चन लिखा। अब क्वेश्चन को अगेन अब जो है हम सोल्व करेंगे वाई को रख के। यहाँ पर हमने एक्स को रख के सोल्व किया, अब हम इसको वाई को रख के सोल्व करेंगे। सेम उसी तरह हमने जो है सबसे पहले बता दिया, यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी, अब यहाँ पहले राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे कि जो वाई है वो, ये देखें, कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, यानी कि वाई बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट एंड वाई बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। तो जब ये कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को बिलोंग करेगा, तो ये सिंगल वैल्यू को, यानी कि सिंपल वैल्यू को बिलोंग नहीं करेगा। तो जो सिंपल हमारे पास ए है वो डज नॉट बिलोंग टू वाई एंड सिंपल बी डज नॉट बिलोंग टू वाई। क्लियर हो गया। तो इसी तरह जो सिंपल वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी, वो भी वाई को बिलोंग नहीं कर रही, और ए इंटरसेक्शन बी की जो कंप्लीमेंट वाली वैल्यू है वो वाई को बिलोंग कर रही है। तो बस यही हमने बताना था। बस आप ये याद रखें, कंप्लीमेंट वाली वैल्यू बिलोंग करेंगी और विदाउट कंप्लीमेंट वाली वैल्यू बिलोंग नहीं करेंगी। तो सिंस वाई इज एनी ऑर्बिट्रेरी, तो वाई भी कोई भी ऑर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। तो बस हमने जो है वो प्रूव कर लिया कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो चाहे दोनों में से एक आप प्रूव कर दें तो दूसरा भी साथ लिख दें कि वो भी है, फिर इसी के थ्रू जो है वो काम करेगा। तो फ्रॉम 1 और 2 जो है उन दोनों में हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के पार्ट के इक्वल भी होगा। क्लियर, बस यही चीज़ें हमने जो इसमें बस याद रखने वाली चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, और याद भी सिर्फ आपने एक ही चीज़ रखनी है कि कंप्लीमेंट वाली वैल्यू जो है वो हमेशा बिलोंग करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड, ये देखें अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, प्लस वाले हैं, माइनस वाले नहीं हैं। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू हो तो वो फिर इसके इक्वल कैसे आएगी, स्क्वायर वाली वैल्यू सिंपल वैल्यू के इक्वल कैसे आएगी। तो पहले हमने दोनों वैल्यूज लिख ली कि एक्स वाई जो है वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उसका मतलब दोनों ही 0 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 0 से बड़ी हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर।
कि एक्स जो है वो छोटा है वाई स्क्वायर के। अब हमने ये भी बताना है कि अगर स्क्वायर वाली वैल्यू छोटी है तो फिर सिंपल वाली वैल्यू भी छोटी आए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, उनका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास एक्स और वाई बच जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों का स्क्वायर ले लें, ये वाला जो एक्स है स्क्वायर है इनका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास एक्स लेस देन वाई बच जाएगा। और यही हमने फाइंड आउट करना था, हमने लिख दिया स्क्वायर रूट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर, कि स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा क्या किस चीज़ को बढ़ाता है, वो पॉजिटिव इंटीजर को बढ़ाता है। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि एक्स जो है वो लेस देन वाई आए। तो ये देखिए हमने एक्स लेस देन वाई जो है वो फाइंड कर लिया है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री वाला क्वेश्चन इतनी को दफ़ा रिपीट हो गया इस एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज को सोल्व करते दरमियान ये जहन में बात आ जाती है कि ये पेपर में और टेस्ट के लिहाज में ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी तो पेपर जो है वो नए आएंगे, उसका कोई पैटर्न जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं जो है कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ कि जितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट जो है वो रिपीट हुई है तो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जो है वो पता चल रहा है। अब सिंपल हमने ये बताना है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनको अगर प्लस किया जाए तो वो 180 के होते हैं। तो हमें पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल ये लगा लो ट्रायंगल का, दूसरा ये इधर से बाहर से भी बन रहा है, तीसरा ये इधर से भी बन रहा है। तो ये जो एंगल होंगे ना, ये वाले जो एक डी की शक्ल बनाते हैं हमारे पास प्रोटेक्टर की, वो क्या आता है, वो हमेशा 180 की इक्वल आते हैं। तो ये आपने प्रूव करना है। सबसे पहले आपने एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है, ए बी और सी के पैरेलल होने के, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेनी है आपने। उसके बाद अब हमने बताना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के है। ये है हमारे पास एंगल 1, ये इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के, कि जितना इधर एंगल होगा उतना ही इधर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये कैसे बनेगा ना डी, और यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। तो जो वैल्यू इनकी आएगी वही इनकी होगी, सेम सेम, क्योंकि ये पैरेलल है। जो वैल्यू ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इन पे बनने वाले एंगल जो है वो सेम होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। आल्सो जो है इन तीनों एंगल्स को प्लस कर ले जाए 5, 3 और 4 को। ये है एंगल 3, 4 और 5, इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 180 डिग्री की इक्वल आएगा। और हमने बता दिया जी 2, 3, 1 को, ये जो नीचे वाले एंगल्स हैं हमारे पास 1, 2 और ये वाला 3, जो ट्रायंगल के अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हैं उनको भी प्लस किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो भी 180 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब चाहे 2, 3, 1 लिखो या 1, 2, 3 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लाइन जो है आप प्रूव कर सकते हैं। तो बस यही हमने प्रूव करना था कि जो इनका सम है वो किसके इक्वल आ जाए, ट्राइंगल इज 180 डिग्री। समझ आ गया। ये हमें पहले ही पता था कि तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी बताना था कि ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना वो भी 180 के इक्वल आए। तो ये हमने बता दिया, सिंपल। क्वेश्चन 16 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए, बी और सी जो है वो 3 नॉन जीरो वैल्यू दे दी गई हैं और ये क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर ये आए। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो हमारे पास दो वैल्यूज है ना, अब इन दोनों के नीचे, इसके नीचे बी है, इसके नीचे डी है, इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो इसको बी डी और दोनों तरफ बी डी से इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम उस वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब नीचे क्योंकि बी डी है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पर बी डी से मल्टीप्लाई करवाया है और इसका बी से कैंसिल, इसका डी से कैंसिल, पीछे हमारे पास बच गया यहाँ पे ए और यहाँ पे अच्छा अभी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन के लिहाज से चलते हैं, तो आपने भी डायरेक्ट मेरी तरह मल्टीप्लाई नहीं करवा देना। आपने इसको पहले सेपरेटली करना है। ए को जो है वो हमने ये पीछे रूल पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, तो आप इसको सेपरेटली ए सेपरेट कर लें और 1 बाई बी सेपरेट कर लें ताकि आप बी को बी से कैंसिल कर सकें। यहाँ पर भी आप सी को कैंसिल कर लें ताकि आप डी को डी से कैंसिल कर सकें। ठीक है, और पीछे आपके पास यहाँ पे बचेगा ये वाला ए और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा डी से। ये स्टेप आप ना भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कर लें क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब यहाँ पे देखो ये हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर पीछे हमारे पास ये पूरी वैल्यू बच गई 1 बाई बी मल्टीप्लाई बी इंटू डी, यानी कि इन वैल्यूज को हमने सेम किया। 1 बाई बी को मल्टीप्लाई बी को, डी को बाहर ही रहने दिया। यहाँ पर भी यही काम किया, सी बाहर है, ये वाला जो बी कट नहीं हुआ ये बाहर है, अंदर हमारे पास ये 1 बाई डी मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, ये डी से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना है ताकि हम जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब सी मल्टीप्लाई बी आएगा तो बी से आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई डी आएगा तो ए डी आ जाएगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ए डी जो है वो इक्वल टू बी सी के आ जाए। क्लियर।
अब सेम इसी तरह हमने इसका पार्ट बी सोल्व करना है। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि अब बी और डी है दोनों तरफ, ठीक है। अब सिंपल ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से ए को सेपरेट करते हैं और 1/e सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे सी सेपरेट करते हैं और 1/d सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने रूल पढ़ा है इसका। अब जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही है उनको हमने सेपरेटली लिख दिया है, और जो सिंगल वैल्यूज़ आ रही थी उनको हमने सेपरेटली लिख दिया है। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी, 1 1 सा 1, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए सी बाय बी डी आ गया। यानी कि घुमा फिरा के जो मर्जी बात कर लो, आंसर हमारे पास वही आ गया जो कि डायरेक्ट भी आ रहा था। अब यहाँ बात कर लेते हैं, दोनों के नीचे बी है तो सिंपल हम जो है बी कॉमन ले लेते हैं और ऊपर हमारे पास ए प्लस सी बच जाएगा, यही बात है। लेकिन इसको अब एज अ प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, ए को सेपरेट कर लेना है और फ्रैक्शन की फॉर्म को अलग कर लेना है। अब जो सिंपल फॉर्म आ रही है उनको प्लस कर लें, 1/b दोनों में कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन निकाल लें और ए प्लस सी को मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, तो नीचे बी वैसे ही आ गया। तो ये लेंगे, घुमा फिरा के बात वही आ रही है, लेकिन बहुत आसान है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी था, ठीक है, हमें टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन चीज़ें आसान हैं। जिस तरह से आपको पढ़ा दी गई हैं उसी तरह से आप याद रख लें, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।